गुड मॉर्निंग इंडिया, स्वागत है आपका टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हैं करंट अफेयर्स के अपने हमेशा वाले सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं रोज़ की तरह अपना सुबह 6 बजे वाला टीचिंग परीक्षा का करंट अफेयर्स का एक और नया और मज़ेदार और जानदार और शानदार सेशन। शुरुआत करते हैं रिवीजन से। ये जो चीज़ें हमने पिछले वाले क्लासेस में की थी उनका एक थोड़ा सा पॉइंट वाइज रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी को। यस, पी आर श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी है। इन्हें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी का 2025 का पुरस्कार मिला है। ये भी रिवाइज हो गया है। मनु भाकर को हम क्यों याद करते हैं, वो एक निशानेबाज है और उन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, ये हमने रिवाइज किया है। स्वप्निल कुसाले, इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। स्वप्निल कुसाले वो भी क्या है, निशानेबाज। भारतीय पुरुष और महिला की शतरंज की टीमें, मतलब चेस की टीमों को नेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। भारत की शतरंज टीमें पुरुष और महिला दोनों की। अनंत क्या है, अनंत गूगल का भारत का सबसे बड़ा कैंपस है। गूगल की दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े कैंपस है उन सब में गूगल ने भारत में भी एक कैंपस खड़ा किया है। बीमा असबा क्या है, बीमा असबा IRDA द्वारा शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है। RBI डाटा ये क्या है, ये वाला ऐप भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने लॉन्च किया है। स्कॉच पुरस्कार की अगर बात की जाए, स्कॉच पुरस्कार 2024 नागालैंड के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 15वें वित्त आयोग के तहत बिहार, हरियाणा और सिक्किम को अनुदान दिया गया है। ब्राजील क्या है, ब्राजील ओपेक प्लस, याद रखिए ओपेक प्लस में हाल ही में शामिल होने वाला एक देश बन गया है। OMO क्या है, OMO है वन मैन ऑफिस सेवा। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC ने ये OMO सेवा शुरू की है। एशियन कप 2025 की बात की जाए तो ये टेबल टेनिस टूर्नामेंट है और चाइना के शेंजन में ये आयोजित की जाएगी। इसके बाद वाला पॉइंट ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन किसने किया है, श्री शांतनु ठाकुर, हमारे राज्य मंत्री है। कौन से मंत्रालय के, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद चलते हैं आगरा। आगरा हम सबको पता है, आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, आगरा पेठा के लिए फेमस है, लेकिन बिस्किट निर्माण उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसे बिस्किट के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये नई चीज है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है, लिथियम। भारत और अर्जेंटीना इन दोनों देशों ने लिथियम के अन्वेषण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो लिथियम कौन कौन, भारत और अर्जेंटीना हमको याद रखना है और लिथियम को याद रखना है, भारत अब से ही याद रह जाएगा। अब भारत के साथ मलेशिया ने क्या किया है, तो भारत के साथ मलेशिया ने रूसी मूल के, कौन से, रशिया ने जो बनाया है उनके सुकोई 30 लड़ाकू जेट जो है फाइटर प्लेन्स है, उनके रखरखाव और परिचालन की दक्षता में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। नीता अंबानी को क्या मिला है, नीता अंबानी, इनको मैसेच्यूसेट्स राज्य की गवर्नर मौरा हीली द्वारा सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी एक समाज सेवक है, नीता अंबानी फाउंडेशन के द्वारा वो समाज सेवा करती है। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश की है, कौन सी, अरुणाचल प्रदेश की ये दुलारी कन्या योजना है। ये महिलाओं और युवाओं के विकास के लिए ये प्रमुखता से काम में आने वाली है। वैभव सिंह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उत्तराखंड के IFOS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी, इन्होंने जंगल की आग से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर नाम का एक ऐप, उन्नत फॉरेस्ट फायर नाम का एक ऐप विकसित किया था। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड गुटखा और पान मसाला की बिक्री, उत्पादन, भंडारण और वितरण पर कितने साल का, 1 साल का प्रतिबंध झारखंड ने लगा दिया है। NTPC लिमिटेड ये कंपनी है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी क्या है अवार्ड, देखिए उनको कौन सा अवार्ड मिला है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 वाटर रेसिलियंस श्रेणी में किसको मिला है, NTPC लिमिटेड कंपनी को मिला है। उसके साथ देखते हैं मुंबई की जो क्रिकेट टीम है रणजी ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी थी, उसको क्लब या फिर स्टेट टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। या देखिए मुंबई स्टेट नहीं है, मुंबई क्या है, क्लब है। विदर्भ स्टेट नहीं है, विदर्भ क्या है, क्लब है। हैदराबाद स्टेट की भी टीम नहीं है, हैदराबाद क्लब की टीम है। तो या तो टीम क्लब की होगी या फिर स्टेट की होगी, तो इनमें से किसको मिला है, मुंबई क्रिकेट टीम को टेस्ट क्लब या फिर स्टेट
टीम ऑफ द अवर पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये कब की? 2023-24 की रणजी चैंपियन थी। एलिस वाल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है। कौन? एलिस वाल्टन दुनिया की सबसे अमीर, वर्ड इंपॉर्टेंट है और उसमें भी महिला है। ओके, इसी में हमारे देश की सावित्री जिंदल कितवें नंबर पे रही थी? 7वें नंबर पे रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? 98वें अखिल भारतीय मराठी भाषा, याद रखें, मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया हुआ है। तो ये था रिवीजन, हमने जो पिछले लेक्चर में की घटनाएं देखी थी उनका। अब चलते हैं आज की घटनाओं पर। विश्व चिंतन दिवस 2025 कब मनाया गया? वेन विल मनाया जाएगा? वेन विल द थॉट डे, कौन सा? वर्ल्ड थॉट डे कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड थॉट डे देखते हैं 22 फरवरी। कब? 22 फरवरी, 22 फरवरी को वर्ल्ड थॉट डे मनाया जाएगा। किसके द्वारा? गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स द्वारा। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़कर देखते हुए गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स आंदोलन के इतिहास। देखिए, गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स के आंदोलन के इतिहास, मूल्यों और प्रतीकवाद पर विचार करना इसका उद्देश्य है। ऐसा स्थान बनाना, क्या बनाना है? ऐसा स्थान बनाना जहां हर लड़की खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। व्यक्तिगत और वैश्विक इतिहास को बेहतर ढंग से समझना उद्देश्य है इसके। महिलाओं और लड़कियों को दुनिया में बदलाव लाने के लिए कौशल और आत्मविश्वास का हासिल करने में सहायता करना, ये सारे क्या है? ये गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट द्वारा मनाए जाने वाले विश्व चिंतन दिवस के उद्देश्य है। देख अगला पॉइंट, भारतीय अमेरिकी नागरिक काश पटेल। कौन है? भारतीय अमेरिकी नागरिक काश पटेल ने किस पद के रूप में शपथ ग्रहण की? देखिए, किस पद के रूप में शपथ ग्रहण किए और कौन है ये? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक काश पटेल। काश पटेल ने, भारतीय अमेरिकी मूल के नागरिक ने FBI, जो ये क्या है? FBI अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो, FBI के 9वें निदेशक के रूप में, कितवें निदेशक? कीवर्ड है हमारा यहाँ पे, कितवें निदेशक के रूप में? 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली। और इन्होंने शपथ लेने के लिए भगवत गीता का चयन किया था। वो कहते हैं ना कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, मैं संविधान की कसम खा के कहता हूँ। तो अमेरिका में ये शपथ ले रहे हैं और वहां पे ये भगवत गीता पे हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। काश पटेल कितवें? 9वें निदेशक। आगे बढ़ते हैं। शपथ इनको किसने दी? अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी द्वारा इनको शपथ दी गई और आइजनहावर कार्यालय भवन में, कहां पे? आइजनहावर कार्यालय भवन में इनको क्या दी गई? शपथ दिलाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? देखिए, या क्या याद रखना है? डोनाल्ड ट्रंप है। अभी कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पटेल के लिए मजबूत समर्थन पहले तो उन्होंने प्रकट किया। जो पटेल ने जो क्या किया है, पद ग्रहण किया, तो उनके लिए एक मजबूत समर्थन प्रकट किया और कहा कि वे कैसे है? कठोर है और मजबूत श्रेणी के है, मजबूत मानसिकता वाले है। और वो साथ ही पहली पीढ़ी के भारतीय, क्या है? पहली पीढ़ी के भारतीय के रूप में उनके नेतृत्व को उन्होंने क्या किया? सराहा, उनकी क्या की? प्रशंसा की। याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप। कीवर्ड्स, मैं कीवर्ड्स पे टिक मार्क करता जाऊंगा, उन्हें याद रखना है। G20, ये है G20 के 20 देशों का ग्रुप। तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? तो इसका जवाब है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में ये G20 देशों की बैठक आयोजित हुई है। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंसी का समर्थन विदेश मंत्री जयशंकर ने, ये देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री वहां कहा गए थे, शिरकत करने गए थे। तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंसी द्वारा निर्धारित G20 प्राथमिकताओं का दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। क्या किया? कि दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंसी द्वारा निर्धारित G20 प्राथमिकताओं का जो उनकी प्रायोरिटीज होती है उनका दृढ़ समर्थन किया। तो यहाँ पे याद रखने वाला क्या चीज है? विदेश मंत्री जयशंकर जी। ओके, SOUL लीडरशिप, कौन सी लीडरशिप? सोल लीडरशिप। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो कॉन्क्लेव है, कौन सा कॉन्क्लेव? सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इसका क्या आंसर है? तो भारत मंडपम पिछले कई दिनों से, पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये भारत मंडपम और कहाँ पे हो? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का क्या किया है?
उद्घाटन किया है, प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, ये हमें याद रखना है, SOUL का। ठीक है। विशेष अतिथि कौन से देश के? भूटान देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे। याद रखिए कौन से देश के प्रधानमंत्री है? भूटान देश के प्रधानमंत्री इसके प्रमुख अतिथि है। इसके उद्देश्य अगर देखे जाए तो विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं द्वारा, किसके द्वारा? नेताओं द्वारा प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करना, उनकी जिंदगी की जो जीवन यात्रा है और वो जो प्रेरक है तो वो जीवन यात्राएं युवाओं के साथ साझा करना कितना अच्छा उद्देश्य है। विचार नेतृत्व और सहयोग को बढ़ावा देना, युवाओं को, किसको? युवाओं को सफलता और असफलता से सीखने की क्या देना है? प्रेरणा देना है। ये किस चीज का? ये सोल कॉन्क्लेव का क्या है? उद्देश्य है। सोल की महत्वता क्या है कि नेतृत्व से जुड़ी जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए आवश्यक क्या होता है? आवश्यक अंतर्दृष्टि, कौशल और विशेषज्ञता प्राप्त करेगा कौन? युवा प्राप्त करेगा। राजनीति, खेल, कला, मीडिया, देखिए राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिकता, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं को एक मंच देगा। मतलब इन सारे क्षेत्रों के नेताओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा कि आइए अपने विचार यहाँ पे रखिए और अपने एक्सपीरियंस से हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। युवाओं को नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएगा ये जो कॉन्क्लेव है ये, और उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेगा। तो सारी अल्टीमेटली घूम फिर के अगर देखा जाए तो किसका विकास हो रहा है? यहाँ पे युवाओं का विकास हो रहा है। किसका? युवाओं का विकास हो रहा है। और इसकी सेंट्रल थीम क्या, कल्पना क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना और उनके एक्सपीरियंस युवाओं को बतलाना। चलिए, सोल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोल जो है ये इतनी बड़ी अगर स्कीम है तो उसके लिए कुछ तो लगेगा, बिल्डिंग लगेगी, ऑफिस लगेगा ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए भूमि पूजन किया गया। किस चीज़ का? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे याद रहेगा। युवा है तो वैलेंटाइन डे का दिन इन्होंने चुन लिया। 14 फरवरी 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री, याद रखना, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल द्वारा इसका क्या किया गया? भूमि पूजन किया गया। निर्माण स्थान कहाँ पे है? तो ये जो है सोल के लिए बिल्डिंग बनेगी उसका निर्माण स्थान कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी रोड, गुजरात। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी रोड, गुजरात, जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास। ये जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी? गिफ्ट सिटी रोड पे जो है गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो उनका यूनिवर्सिटी है उसके पास। और ये समाप्ति अवधि कब है? तो ये जो है बिल्डिंग बनाई जाएगी 2 वर्षों के भीतर बनानी होगी, कंप्लीट करनी होगी और जल्दी से जल्दी हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। रेडी? तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थॉट डे किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? हमने संगठन पूछा है, दिन नहीं पूछा है। तो आपको मिलते हैं इसके लिए 15 सेकंड। चलिए आपका टाइम हम शुरू करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। 7 से 7 तक वापस आना है। रेडी? ABCD इतने 4-5 ऑप्शन आपके पास है। चलिए समय घटता जा रहा है और आपको ये 0 होने तक इसका आंसर कमेंट में टाइप करना है। देखते हैं कितने लोग इसमें टाइप कर पाते हैं। धीरे धीरे टाइम खत्म हो रहा है। विश्व चिंतन दिवस किस संगठन द्वारा, और आपका टाइम खत्म होता है अब। ओके, तो इसका आंसर क्या है? कौन से संगठन द्वारा इसको मनाया जाता है? और सबको पता है ये गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स, इस संगठन द्वारा ये विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर भी हमारा सही है। काश पटेल के FBI निदेशक बनने पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने समर्थन व्यक्त किया? अब अमेरिकी राष्ट्रपति जी का नाम हम पूछने वाले हैं। अब चलिए आपको समय मिलता है 15 सेकंड, 15 भी नहीं मिलने वाले। चलिए बताइए, ये 1 होने तक आपको अपना आंसर कमेंट में टाइप करना है। जल्दी से टाइप करें। ABCDE 5 ऑप्शन है। समय निकलता जा रहा है और आपका समय खत्म होता है अब। देवी और सज्जनों बताइए कौन से वो राष्ट्रपति है? यस, ऑब्वियसली कौन है वो? डोनाल्ड ट्रम्प, जो अभी अभी जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए मैं आपको जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बताइए कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प अभी बने हैं तो अभी ये कितवे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? ये आपको कमेंट में टाइप करना है कि राष्ट्रपति कितवे राष्ट्रपति है, सॉरी राष्ट्राध्यक्ष है अमेरिका के, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। ठीक है, आपको कमेंट में टाइप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है G20
बैठक 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की, देखिए किस देश की प्रेसिडेंसी का समर्थन किया? तो G20 बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के पावरफुल 20 देशों की यह संगठन है, तो उसमें किस देश की प्रेसिडेंसी का उन्होंने हमारे एस जयशंकर जी ने समर्थन किया था? और आपको मिलते हैं कितने सेकंड? 15 सेकंड। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको 0 होने तक बताना है, अपना आंसर टाइप करना है कमेंट में, जल्दी से कीजिए। चलिए मिल जाएगा 15 से शुरू। चलिए 1-2 सेकंड आपको ज़्यादा मिलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, डी है या ई है ऑप्शन? क्या ऑप्शन है? 5 4, समय बीतता जा रहा है, 2 1 और ये रहा 0। ठीक है, तो इसका आंसर है, सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। आप सभी ने इसका सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका की किस प्रेसिडेंसी का इन्होंने समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सोल का। ठीक है, चलिए। हाँ, सोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो सोल कॉन्क्लेव है, इसका मुख्य उद्देश्य आपको इन ऑप्शन से, ऑप्शन बड़े लंबे चौड़े हैं, आपको वक्त मिलेगा, लेकिन देखिए आप क्या बता पाते हैं कि सोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड भी दे सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबे लंबे यहाँ पे ऑप्शंस है। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं द्वारा प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करना, नेतृत्व कौशल और सहयोग को बढ़ावा देना। टाइमर फिर से शुरू। युवाओं को सफलता और असफलता से सीख की प्रेरणा देना। क्या आपको लगता है कि इससे इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो सोचा है वह एकदम सही है, क्योंकि ये 1 2 3 सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सोल के मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर आएगा डी, अधिक विकल्पों में से एक। ये ऊपर के जो है ना सारे आंसर, ये सारी चीज़ें इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सोल कॉन्क्लेव के विशेष अतिथि कौन थे? सोल जो कॉन्क्लेव है इसके विशेष अतिथि कौन थे? और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। तो श्रीलंका के थे, भूटान के थे, नेपाल के थे, क्या थे? चलिए समय बीतता चला जा रहा है। अच्छा सर, हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 15 सेकंड फिर से लेंगे। ओके, श्रीलंका, भूटान, नेपाल या कौन से ये सोल कॉन्क्लेव के विशेष अतिथि थे? क्या बता पाएंगे आप? तो यस, आप सभी ने अगर सही आंसर दिया तो मैं देख लेता हूँ क्या है। आपका वक्त हो गया है खत्म। तो कौन से देश के? भूटान के प्रधानमंत्री सोल कॉन्क्लेव के विशेष अतिथि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए सोल प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस क्या है? क्या पूछा है हमने? मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सोल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री? ओके तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दीजिए इस सवाल का जवाब। पहला ऑप्शन है युवा नेतृत्व का विकास करना, शिक्षा में सुधार लाना, डिजिटल नवाचार करना। ऑप्शन डी, अधिक विकल्पों में से एक या इनमें से कोई नहीं। क्या बता पाएंगे आप? युवा विकास, शिक्षा में सुधार, डिजिटल नवाचार या कोई और ऑप्शन आप बताना चाहेंगे? समय तो बीतता चला ही जाएगा, आपको समय मिलता है और उसमें आपको टाइप करना है और आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। और इसका आंसर है युवा नेतृत्व विकास। सारी चीजें युवाओं को सामने रखकर इसमें की गई है। तो इसलिए सोल जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य, मेन फोकस क्या है? युवा नेतृत्व का विकास। याद है, युवाओं का विकास नहीं है, युवा नेतृत्व। ये नेतृत्व, ये जो लीडरशिप वर्ड है, इसको हमेशा याद रखिएगा, यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सोल प्रोजेक्ट का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? ये सोल जो प्रोजेक्ट है इसका निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? आपको समय दे रहा हूं मैं, आपका टाइम स्टार्ट करता हूं अभी। स्टार्ट। डोंट वरी, कुछ नहीं, आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? आईआईटी दिल्ली परिसर, गिफ्ट सिटी रोड गुजरात, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पास या कहीं कहीं और आपका समय होता है खत्म। चलिए 15 सेकंड से कम में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस है। तो गिफ्ट सिटी रोड गुजरात में क्या हो रहा है? इस स्थान पर सोल प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है और कितने साल में? 2 साल में उसको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे सामने? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा रिवीजन हो गया। अंतरिक्ष विभाग की किस शाखा ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप के विकास के लिए 500 करोड़ की रुपए के कोष के साथ नया कोष शुरू किया है? ओके, देखते हैं इसका क्या है इंफॉर्मेशन।
इसका नाम है इन स्पेस, IN-SPACE। तो इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ नया फंड शुरू किया है। कितने? 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ। ओके, याद रहे 500 करोड़, और ये इन स्पेस आपको याद रखना है। स्वदेशी, इसके क्या क्या उद्देश्य है? स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को तेज करना, आयातित समाधानों पर निर्भरता कम करना। हमें जो ना आयातित साधनों पर निर्भरता कम करनी है। हम इंपोर्ट करते जाएंगे तो हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा, हमें इनकम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करना है। 60% स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए, ये जो परियोजना के लिए जो भी लागत लगेगी ना, तो उनमें से जो 60% वित्तीय सहायता किसको मिलेगी? स्टार्टअप को और एमएसएमई को मिलेगी, और 40% जो है ये बड़े उद्योगों के लिए दी जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में जितना भी सरकार लगाएगी उसका 60% स्टार्टअप और एमएसएमई को और 40% बड़े उद्योगों को, और 25 करोड़ रुपए प्रति परियोजना अधिकतम। देखिए, प्रति परियोजना अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ रुपए की फंडिंग सीमा निर्धारित की गई है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को अगर पैसा दिया जाना है तो वो 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो याद रहे, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए 60% और 40% किसके लिए है? जो बड़े उद्योग है उनके लिए। और इनमें भी एक उद्योग को 25 करोड़ से अधिक रुपया सहायता नहीं दी जाएगी। ये वित्तीय सहायता, ये जो है ना, इसे आप क्या करें? ध्यान रखें। निवेश एवं सहयोग। निवेश, यह कोष घरेलू अनुसंधान एवं विकास में निवेश करेगा। क्या? घरेलू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोमेस्टिक। आप बाहर देशों के लिए करेंगे क्या? नहीं, हमारे देश में। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के। घरेलू अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करेगा। सहयोग, सरकारी एजेंसियां, याद रखना है, सरकारी एजेंसियां और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत बनाएगा, और जिससे क्या होगा? भारत अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनेगा। भारत क्या बनेगा? अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनेगा इस योजना से। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा नया क्वांटम चिप, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, कौन सा नया क्वांटम चिप डेवलप किया है, जिसका अनावरण भी उन्होंने कर लिया। विच न्यू क्वांटम चिप डिड माइक्रोसॉफ्ट अनवेल? तो देखिए, इसका नाम है मेजोराना 1। क्या है? मेजराना 1। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 नामक चिप का अनावरण किया है। क्या करेगा वो? जो क्वांटम कंप्यूटिंग, कौन सी कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेजराना फर्मी, ये किस पे आधारित है? मेजराना, ये देखिए, मेजराना फर्मियंस। क्या है ये? मेजराना फर्मियंस पर आधारित है, और इसमें त्रुटियां कम होती है। ये बहुत कम मिस्टेक्स करती है। ये जो मेजराना फर्मियंस से बनी जो क्या है, मेजराना चिप जो है, ये चिप बहुत कम त्रुटियां करती है, जिसका क्या है? लोअर एरर रेट्स इसमें रहेगा। मतलब काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे। ओके, मेजराना 1 की विशेषता क्या है? ये जो चिप डेवलप किया गया उसकी, यह चिप पारंपरिक चिप की तुलना में कम क्यूबिट्स का उपयोग करती है, क्योंकि मेजराना आधारित क्यूबिट्स की त्रुटि दर बहुत कम है। त्रुटि दर कैसी है? कमी है, एरर कम दिखाती है। ईडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम, ये दो जो चीज़ें हैं इनको याद रखना है। इंडियम नहीं है, दिस इज ईडियम। ईडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम चिप का निर्माण ईडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से किया गया है। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, ईडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम, इससे किया गया है। और इसे नियंत्रित करने के लिए सुपर कंडक्टिंग नैनोवेयर का उपयोग किया गया है। कौन से? सुपर कंडक्टिंग नैनोवेयर। नैनो मतलब बहुत 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 छोटे, नैनो, पिको वगैरह जो ये होते हैं ना, उनके यूनिट्स गिनने के, लंबाई गिनने के। तो ये सुपर कंडक्टिंग नैनो वायर का उपयोग करके इस चिप को निर्माण किया गया है। अन्य विवरण, चिप का विकास वॉशिंगटन राज्य, कौन से देश का? अमेरिका देश का वॉशिंगटन राज्य, और डेनमार्क, ये जो देश है, की कंपनी, डेनमार्क की माइक्रोसॉफ्ट प्रयोगशालाओं में किया गया है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो चिप है, तो इसमें डेवलप कहाँ किया गया? यूएसए का वॉशिंगटन स्टेट और डेनमार्क, ये जो कंट्री है, उनकी प्रयोगशालाओं में, उनकी लैबोरेटरीज में इसको निर्माण किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का उद्देश्य क्या है?
कम त्रुटि दर वाले क्यूबिट्स के साथ व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है, लेकिन कैसा? कम त्रुटि दर वाले, उसमें एरर कम आएंगे, गलतियां कम होगी। इससे क्या होगा कि पारंपरिक चीज के मुकाबले कम संसाधनों में अधिक क्षमता हासिल की जा सके। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? कम संसाधनों में अधिक क्षमता हासिल करनी है, मतलब पैसा कम लगाओ और ज़्यादा मुनाफा पाओ, या फिर कम एफर्ट्स लगाओ ज़्यादा आउटपुट पाओ। ये इससे क्या होगा? साबित होगा, सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? अब हम यू क्यों देख रहे हैं? हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? हम देखते हैं क्योंकि विश्वा राजकुमार दिखता है ना इंडियन जैसा, तो भारत का अगर कोई दुनिया के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पराक्रम करता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक 20 वर्षीय भारतीय छात्र है विश्वा राजकुमार, इन्होंने क्या किया है? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये विश्वा राजकुमार नाम हमको याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया का है। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछ लिया जाए। तो ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है और इसमें 80 संख्याओं को क्रम को याद रखना होता है। 80 संख्याओं के क्रम को याद करना होता है, ये चुनौती होती है। ओके, इसने कैसा प्रदर्शन किया? किसने? हमारे विश्वा राजकुमार ने कौन सा प्रदर्शन किया और कैसा किया? उन्होंने देखिए 13.5 सेकंड में 80 अंक याद किए और 8.40 सेकंड में 30 चित्र याद किए। देखिए 13.5 सेकंड में, 13.50 सेकंड में 80 अंक और 8.40 सेकंड में 30 चित्र उन्होंने याद किए। 6 अंक प्रति सेकंड उनका देखिए प्रदर्शन कैसा है? 6 अंक प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 6 उन्होंने क्या किए? अंक याद किए। उनका प्रदर्शन लगभग 6 अंक प्रति सेकंड के हिसाब से सराहनीय रहा। वे मनाकुला विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी के छात्र है। कहाँ के छात्र है? पुडुचेरी, याद रख सकते हैं। मनाकुला विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT। ठीक है, याद रहे कौन? नाम याद रहना चाहिए बस, विश्वा राजकुमार। कौन सा देश पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, इसे कहा जाएगा EPL, शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। पहला तो हमने पूछा ही नहीं, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? तो ये है ऑब्वियसली भारत। भारत दुनिया में दूसरा देश है जिसने EPL लाइसेंस शुरू किया पायलटों के लिए। और पहला देश कौन सा है? ऑब्वियसली चाइना इसका पहला देश है जिसने ये प्रणाली शुरू की थी। तो दूसरा भारत और पहला कौन है? चाइना, ये याद रहे। इसका लॉन्च समारोह हुआ। के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री है। के राम मोहन नायडू, उन्होंने दिल्ली स्थित उड़ान भवन में, दिल्ली के उड़ान भवन में EPL की औपचारिक रूप से किसको क्या किया? लॉन्च किया। ओके, ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? ईशिता भार्गव नाम हमें याद रखना है। कौन सा नाम याद रखना है? ईशिता भार्गव। जबलपुर की कैप्टन ईशिता भार्गव भारत की पहली पायलट बनी। क्या है? पहली पायलट बनी जिन्हें यह EPL प्राप्त हुआ है। तो ये भी ऐतिहासिक है। ईशिता भार्गव हमें नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने जो पढ़ा है वो हमें समझा है या नहीं समझा है? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा मैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए मेजराना चिप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? उद्देश्य आपके सामने है, आप पढ़कर आप इसका आंसर क्या कमेंट में आपको टाइप करना है। आपको वक्त मिलता है लगभग 30 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, लंबे है तो। क्या उद्देश्य है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज। ओके, ये एक से ज्यादा विकल्प या इनमें से कोई नहीं। क्या आपको लगता है इसका क्या आंसर होने वाला है? वक्त खत्म होता जा रहा है, वक्त के ऊपर भी आपको ध्यान देना है और टाइम खत्म होता है अब। ओके, तो इसका क्या है उद्देश्य? मेजोराना 1 चिप का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटिंग, कौन सा कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर इससे तैयार किया जाने वाला है। बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड से ये काम करने वाला है, ये बात यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इन स्पेस, अगला क्वेश्चन है इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो है ने कितने करोड़ रुपए के साथ एक नया फंड लॉन्च किया है? इसके लिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ा आपको देखना है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका जो भी आंसर है, जो भी ऑप्शन है, आपको कमेंट में टाइप करना है। यस, आप लोग अटेंटिवली क्लास देख रहे हैं या नहीं है, इसका ये परीक्षण है और आपका समय खत्म होता है अब।
क्या हुआ है, कितने करोड़, 500 करोड़। ये 500 करोड़ का आंकड़ा याद रखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। ओके, चलिए अगला सवाल आगे देख लेते कौन सा है क्वेश्चन। ईपीएल प्रणाली, ईपीएल प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अभी अभी हमने जो पढ़ी ईपीएल प्रणाली। तो लो आपको मैं देता हूँ 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको अपना ऑप्शन टाइप, ये जो है ना ये देखते ही समझ में जाना चाहिए, बस ये आपको टाइप करने के लिए जो मिलता है वो टाइम है ये वाला। ओके, तो कौन से, ये आपका समय खत्म होने वाला है और हो चुका है। ओके, तो ये कौन से मंत्रालय से, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पायलट लाइसेंस, नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च करने वाले पहले देश का नहीं, हमने दूसरे देश का नहीं पूछा है, पहले देश का नाम पूछा है, और इसके लिए भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है। चलिए ये अगले 13 सेकंड में आपको इसका आंसर टाइप करना है अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी कीजिए, कौन सा है वो देश? आई होप आई नो आप सभी को याद आ रहा है, क्योंकि दूसरा अगर भारत है तो पहला कौन सा है ये भी हमने बताया था। वक्त हो गया है खत्म। ओके, तो ये देश कौन सा है? चीन, चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आजकल ऐसे लिखा हुआ आता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है तो चाइना ही ना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उस देश का नाम है जिसने ये काम सबसे पहले किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ईपीएल प्रणाली का औपचारिक लॉन्च किसने किया? देखिए भारत में ईपीएल प्रणाली का औपचारिक लॉन्च किसने किया? कौन है वो इंसान जिन्होंने ये काम किया है? ओके ठीक है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है और आपको मिलता है टाइम, आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए इस बार आपको 20 सेकंड भी मिल सकते हैं। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने किया, या फिर रक्षा मंत्री ने किया, या फिर कई और ऑप्शन आप देना चाहेंगे? जल्दी से बताइए और आपका आंसर कमेंट में टाइप करना ना भूले। और वक्त हो रहा है खत्म इसी के साथ। तो क्या है इसका आंसर? नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू इसका सही आंसर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बधाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ईपीएल प्रणाली को लागू करने वाली पहली महिला पायलट ने ना, पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसके लिए भी आपको मिलने वाला है वक्त। चलिए आपको मिलता है वक्त, अपना वक्त लीजिए और स्टार्ट कीजिए टाइप करना। चलिए वक्त जब होगा मैं आपको बता दूंगा कि भारत में ईपीएल प्रणाली को लागू करने वाली पहली महिला पायलट, मतलब जैसे प्रणाली लागू हो गई तो वो कौन थी पहली महिला पायलट जिन्हें वो लाइसेंस मिला है? भावना कांत है, इशिता भार्गव है, या फिर अवनी चतुर्वेदी है? तो इनमें से कोई नाम नहीं है, तो वक्त हो चुका है खत्म। अगर आपने टाइप किया है, अरे वाह बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, इशिता भार्गव। मैंने कहा था ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है। इशिता भार्गव को पहला लाइसेंस मिला है पायलट का, कौन सा? ईपीएल वाला। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीव विज्ञानी कौन है? पूर्णिमा देवी, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा देवी बर्मन। ओके, पूर्णिमा देवी बर्मन को किस रूप में सम्मानित किया गया? अब ये देख के आपको याद आ गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे बताने ही वाला हूँ। टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर, ये देखिए इसको क्या अवार्ड मिला है इनको? टाइम जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन का टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भारतीय महिला को टाइम्स का क्या मिलना? टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम की वुमन ऑफ द ईयर, किससे? वुमन, टाइम वुमन। देखिए ये इंग्लिश नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है। पूर्णिमा देवी, नाम भी याद रखना है, पूर्णिमा देवी बर्मन, आरडी बर्मन नहीं है, पूर्णिमा देवी बर्मन, पीडी बर्मन। वन्यजीव संरक्षण में इनका क्या योगदान है? यह पुरस्कार उनके वन्यजीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है कि बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया है वन्यजीव संरक्षण के लिए। स्थानीय स्तर पर आंदोलन, हर गीला आर्मी, इन्होंने क्या की है?
हरगिला आर्मी नामक महिला समूह, महिलाओं का समूह स्थापित किया। कौन सा? हरगिला आर्मी, जिसने वन्यजीव संरक्षण को जमीनी स्तर पर एक आंदोलन में बदल दिया और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्थानीय समुदाय, वहाँ के रहने वाले जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के मूल लोग हैं, उनको, उनके समुदायों को सशक्त बनाया। तो ये हरगिला आर्मी क्या है? महिलाओं का समूह है। क्या है? महिलाओं का समूह। याद रखें, हरगिला आर्मी। उनको पिछले उनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। कब? 2017 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। और किसने दिया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में। विटली अवार्ड भी उनको मिला है। कौन सा अवार्ड? विटली अवार्ड। उसी वर्ष 2017 में, उसी वर्ष मतलब 2017 की बात हो गई, उन्हें यूनाइटेड किंगडम की प्रिंसेस, यूनाइटेड किंगडम की प्रिंसेस एनी द्वारा ग्रीन ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध, ये क्या है? ग्रीन ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध है ये वाला अवार्ड। कौन सा ऑस्कर? ग्रीन ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये विटली अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में, विटली अवार्ड 2017 में, और ये जो विटली अवार्ड है ग्रीन ऑस्कर के रूप में, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला, उत्तराखंड भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 को किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? अगर ये चेहरा आपके पहचान का है तो आप पहचान जाएंगे। तो उत्तराखंड भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का जो है, उसमें क्या करना है? उसमें संशोधन करना है। तो उस विधेयक को उनकी असेंबली में किसने प्रस्तुत किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये नाम याद रखना है। क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में ये वाला विधेयक क्या है? संशोधन वाला विधेयक प्रस्तुत किया है 2025 में। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? भूमि को भू माफियाओं से बचाने और भूमि के दुरुपयोग, मतलब जो जिस प्रकार के लिए, जिस यूज के लिए जमीन है उसके लिए यूज ना करते हुए दूसरी चीज को यूज करना, मतलब दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि वो 1950 का मतलब लगभग 70 साल पुराना, 75 साल पुराना वो क्या है? कानून है। तो उसको बदलाव करना है और भूमि को बचाना है, उसका दुरुपयोग से बचाना है। इन संशोधनों से असली निवेशकों और भूमाफियाओं के बीच का अंतर स्पष्ट करने में भी मदद मिलेगी। तो असली निवेशक कौन है और भूमाफिया कौन है? भूमाफिया कौन होते हैं? भूमाफिया सस्ते में जमीन खरीदते हैं और लाखों रुपए में बेचते हैं, इनको कहते हैं भूमाफिया। भूमाफिया वो चीज होते हैं, पता होगा आप सभी को। जीबीसीसी, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, क्या है ये? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां रिकॉर्ड करने वाला राज्य कौन सा है? अब क्या है? बैकयार्ड मतलब हमारा पिछला वाला जो आंगन होता है हमारे घर का, तो बैकयार्ड बर्ड काउंट में सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड करने वाला राज्य हमें बताना है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2025 में पश्चिम बंगाल ने 543 आंकड़ा भी इतना अच्छा बनाया है कि वो सीधा याद रह जाता है। 543 प्रजातियों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। तो पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा 543 पक्षी गिने हैं। लगातार तीसरे वर्ष 3 सालों से बंगाल पहले नंबर पे आ रहा है। भारत भर में कुल 1068 प्रजातियां दर्ज की गई, जिनमें बंगाल में अकेले ने 543 प्रजातियां है। आधी तो इन्होंने ही दर्ज की, आधी से ज्यादा है, क्योंकि 543 को डबल करके देखिए 586 हो जाते हैं, 1086 हो जाते हैं। यहाँ पे तो 1068 है, बस 8 और 6 इधर उधर हो गए हैं। तो इस आयोजन में भारत भर के पक्षी प्रेमियों ने भाग लिया, ये कोई नई बात नहीं है। ट्राइफेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संस्था लिमिटेड, ये जो ट्राइफेड है, इसने जनजातीय समूहों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए, किसकी? जनजातीय समूहों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ रणनीतिक गठबंधन किया है? तो ट्राइफेड ने सीधा सीधा एसटी की, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आर्थिक भलाई के लिए किसके साथ क्या किया है? राजनीतिक या फिर रणनीतिक गठबंधन किया है। ट्राइफेड का लॉन्ग फॉर्म देखना चाहेंगे? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ट्राइफेड का थोड़ा सा अजीब है, लेकिन देखकर याद रखिए, इसको पढ़कर याद रखिए। ट्राइफेड का ये लॉन्ग फॉर्म
पूछा जा सकता है। चलिए, तो ट्राइफेड ने जनजातीय समुदायों की आर्थिक भलाई के लिए, एक है मीशो, दूसरी आईएफसीए और तीसरी एमगिरी, इन 3 संस्थाओं के साथ क्या किया है, रणनीतिक गठबंधन किया। याद रहे, मीशो, आईएफसीए भारतीय पाककला संघों के महासंघ और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, इन तीनों के साथ क्या किया है, रणनीतिक गठबंधन। मुख्य समझौता ज्ञापन एमओयू और कार्यक्रम। समझौता ज्ञापन 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव के दौरान, कौन से महोत्सव के दौरान, आदि महोत्सव के दौरान किया गया। और कहाँ चल रहा है, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। इस महोत्सव का उद्घाटन 16 फरवरी 25 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। और ये 16 से चलेगा और 24 तक चलता रहेगा। कौन सा महोत्सव, आदि महोत्सव। कहाँ पे, दिल्ली पे। ओके, गठबंधन की भागीदारी और उद्देश्य क्या है गठबंधन, इसका उद्देश्य है आदिवासी उत्पादों को मीशो के सामाजिक वाणिज्य मंच में एकीकृत करना। लक्ष्य क्या है, आदिवासी व्यवसाय को व्यापक बाजारों तक पहुंचाना। आदिवासियों के जो प्रोडक्ट्स है उनको क्या करना है, व्यापक बाजारों तक पहुंचाना। ये देखो मीशो, ओके, ये क्या है मीशो, बताइए मुझे मीशो क्या है अगर आपको पता है तो, ठीक है। ट्राइफेड एंड आईएफसीए, उद्देश्य पाक कला पेशेवरों और होटल श्रृंखलाओं के साथ, देखिए पाक कला के पेशेवर मतलब वो जो शेफ लोग होते हैं, शेफ जैसा के, और होटल की जो श्रृंखला है, जैसे ताज होटल है, मेरिडियन होटल है, ऐसे होटलों की जो श्रृंखलाएं हैं उनके साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करना कि भैया आप बड़े बड़े होटल है तो हम आपसे ये करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम आपको प्रोडक्ट देते जाएंगे और आप हमें पैसे देते जाइए। तो दीर्घकालिक सहयोग उनके साथ स्थापित करना है। और लक्ष्य क्या है, आदिवासी खाद्य उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करना। मतलब घुमा फिरा कर एक ही बात है कि जो आदिवासी जो जनजातियाँ हैं उनके जो प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट को बड़े मार्केट में पहुँचाना और उनको आदिवासियों को क्या मिलाना, फायदा देना। ट्राइफेड और एमगिरी, उसके उद्देश्य, ट्राइफेड और एमगिरी के क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य देखिए, ट्राइफेड और आईसीएफए के उद्देश्य और ट्राइफेड और एमगिरी के उद्देश्य क्या, आदिवासी कारीगरों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना। क्या है, कारीगरों को प्रशिक्षण देना है और क्षमता निर्माण भी प्रदान करना है। ये काम कौन करेगी, ट्राइफेड। लक्ष्य क्या है, इनके लक्ष्य कौन है, आदिवासी शिल्प कौशल को बेहतर बनाने और बाजार जुड़ाव को सुदृढ़ करना इनका मेन लक्ष्य है। और इस पूरे के पूरे गठबंधन का क्या मुख्य उद्देश्य होगा, आदिवासी उत्पादों और कारीगरों, मतलब 2 चीज है, आदिवासियों के कारीगर और आदिवासी उत्पादन, इन दोनों को व्यावसायिक क्षमता को, इनकी जो व्यावसायिक क्षमता इसको सशक्त बनाना है, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से उनके बाजार पहुंच को बढ़ाना है। तो वही बात फिर से आ जाती है। तो याद रहे, आदिवासी कारीगर और आदिवासी उत्पाद, इन दोनों को मार्केट में भेजना और आदिवासियों को सशक्त बनाना, ये मेन ऑब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्षेत्र पूछा है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। 15 सेकंड आपको मिलेंगे, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है 0 होने तक। चलिए, बाकी पहले 5 सेकंड आपको बोनस के तौर पर मिले हैं। कौन से क्षेत्र के लिए, पर्यावरण है, वन्यजीव है, सामाजिक सेवा है, या बाकी और कुछ आंसर आप देना चाहेंगे। टाइप करना है आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करेंगे। यस, टाइम जा रहा है 1 2 3 2 0, आपका टाइम हो गया है खत्म। अच्छा 0 कर दो, ठीक है 0 भी कर दिया, टाइम आपका खत्म हो चुका है। और इसका सही आंसर है वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उन्हें टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्णिमा देवी बर्मन को 2017 में किस भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय पुरस्कार पूछा है 2017 का, जिन्हें उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उनको दिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है और वक्त शुरू होता है आपका अब। चलिए बताइए कौन सा पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है, नारी शक्ति पुरस्कार है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार है। वैसे तो ग्रीन ऑस्कर भारत का है भी नहीं। ओके, तो क्या आपके सामने ऑप्शन बच जाता है, आप बड़े ही टैलेंटेड हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। और अपना आंसर कहाँ टाइप करना है, आपके कमेंट सेक्शन में टाइप करें और मैं देखूंगा आप सबके आंसर देख रहा हूँ। ओके चलिए, टाइम खत्म, 0 कर दूँ, ये 0 आपका टाइम हो गया है खत्म। ओके, तो ये पुरस्कार कौन सा है, आप सही पहचान चुके हो, ये है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार उनको 2017 में दिया गया था। वैसे तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी उनको 17 में दिया गया था, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरस्कार कौन सा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा
उत्तराखंड विधानसभा में 2025 में प्रस्तुत किए गए भूमि सुधार विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लंबे चौड़े आंसर से, चलिए पढ़कर बताइए। पहला ऑप्शन है भूमि माफिया से सुरक्षा, गैर जरूरी भूमि उपयोग को रोकना और असली निवेशकों और भूमाफियाओं के बीच स्पष्ट अंतर करना। क्या पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है? आप मतलब आराम से इसको करके देखिए, आराम से पढ़कर देखिए। भूमि माफिया से सुरक्षा, गैर जरूरी भूमि उपयोग को रोकना और असली निवेशकों से और भूमाफियों के बीच अंतर स्पष्ट करना। टाइम तो वैसे भी खत्म हो चुका है, तो क्या लगता है आपने क्या आंसर? अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, और क्यों ना दे, ये ऊपर के तीनों क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शंस सही है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड ने किस उद्देश्य से IFCA, एमगिरी और मीशो के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है? तो बताइए क्या होगा ट्राइफेड का उद्देश्य। और आपको वक्त देता हूं मैं, जितना चाहिए उतना ले लीजिए अपना वक्त, टाइम तो शुरू हो चुका है। जनजातीय समुदायों की आर्थिक भलाई करना, वेरी गुड। पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना, या फिर ग्रामीण विकास परियोजनाओं में निवेश करना? बताइए, थोड़ा सा सोचकर बताइए कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है, बी इसका आंसर होता है, या फिर सी इसका आंसर हो सकता है। टाइम तो वैसे भी खत्म हो चुका है। और देखिए, ये जो ट्राइफेड ने ये गठबंधन किया था, हमने दो ही चीजें देखी थी। क्या करना है? आदिवासी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कारीगर और उनके जो क्या है, उनके प्रोडक्ट्स, उत्पाद है, उनको मार्केट में पहुंचाना और उनकी आर्थिक भलाई करना, यही इनका क्या है, एकमेव उद्देश्य है इस गठबंधन का। ओके, याद रहे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आदि महोत्सव जो चल रहा है दिल्ली में 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी से आंसर टाइप करें कमेंट सेक्शन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं किया? ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो क्या लगता है आपको? समय तो वैसे भी खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक है, चलिए बोनस पॉइंट चाहिए आपको तो ले लीजिए। कमेंट में आपको आंसर बताना है, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, और आपका समय खत्म होता है अब। और इसका आंसर सही वाला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते, चलिए आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बताना है। आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। टाइम शुरू होता है आपका अब। आदि महोत्सव के मुख्य उद्देश्य, जनजातीय कला और संस्कृति का संरक्षण, आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देना, जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और वक्त हो चुका है खत्म, और इसका आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर जो तीनों ऑप्शन है, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए टॉपिक्स पे आ जाते हैं। भारत ने 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की है? क्या है? 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की है? इसका सही आंसर है माले, मालदीव में, माले में ये गवर्निंग काउंसिल आयोजित की गई है। गांव याद रखना है, माले, मालदीव का माले। इसके क्या है? नेतृत्व परिवर्तन। अब देखिए बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश इससे पहले अध्यक्ष था बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम जो है, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसका अध्यक्ष कौन था? बांग्लादेश था। और इसकी अध्यक्षता अभी भारत ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर ली है। तो याद रखें, पहले था बांग्लादेश, अभी इसका अध्यक्ष कौन हो गया? भारत हो गया। यह परिवर्तन श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। कौन से प्रतिनिधि हैं? श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। क्योंकि ना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी अगर आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी से ये 3 देश लगे हुए हैं, याद रहे। किस कंपनी ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए अमेजन वेब सर्विस के साथ साझेदारी की है? कौन सी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कौन सी कंपनी है वो? ठीक है, तो वो है टाटा पावर। टाटा पावर ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। निगरानी और नियंत्रण, उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी ऊर्जा खपत की निगरानी और नियंत्रण में इससे क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी।
उपभोक्ता जो यूज़ करने वाला है बिजली, उसको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कितनी ऊर्जा खपत कर रहे हैं और उसका नियंत्रण भी हम कर सकते हैं, तो इससे इसका फ़ायदा होने वाला है। जो पर्यावरण में उनके द्वारा छोड़े जाने वाले कार्बन की मात्रा को कम करने में मदद करेगा और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होने में मदद मिलने वाली है। यह परिवर्तन भारत के 2030 का जो लक्ष्य है कितना, 500 गीगावाट का, कितना 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य है। मतलब जो है ना, हम जीवाश्मों से ऊर्जा प्राप्त करते वो नहीं, गैर जीवाश्म वाली ऊर्जा का ये क्या करता है, समर्थन करता है। तो भारत का लक्ष्य क्या है, गैर जीवाश्म ऊर्जा 2030 तक हम 500 गीगावाट तक उत्पन्न करेंगे, ये हमारा टारगेट है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स GCML 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? इसका सही आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली है। यह आज ही तीसरी बार हमारे क्लास में आया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में ये GCML 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कौन है प्रतिभागी? उपराष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ इसमें भाग लेंगे। इसकी प्रमुख पहल क्या है? ध्यान के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभावों को वैश्विक स्तर पर क्या करना है, प्रचारित करना है। हम जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके पर्सनल फायदे भी होते हैं और सामूहिक फायदे भी होते हैं। उनके प्रभाव को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। सरकार वैश्विक संगठनों, कारपोरेट कंपनियों और शिक्षण संस्थानों के लिए ध्यान को बढ़ावा देने वाली नीतियां विकसित करना चाहती है। तो ठीक है, सरकार वैश्विक संगठनों, कारपोरेट कंपनियों और शिक्षण संस्थाओं, इन चारों के लिए ध्यान को बढ़ावा देने वाली नीतियां विकसित करना इसका क्या है, मुख्य पहल है। विशेष ओलंपिक विश्व, ठीक है, विशेष ओलंपिक ये क्या है, कौन सा ओलंपिक है? देखिए, एक होता है नॉर्मल वाला पैरा ओलंपिक, दूसरा पैरा ओलंपिक और तीसरा कौन सा है, विशेष ओलंपिक। शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पे आयोजित होने वाले हैं? तो इसका आंसर है ट्यूरिन, इटली। इटली के ट्यूरिन में ये विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन होने वाला है। इसमें 102 देशों के 1500 से अधिक एथलीट भाग लेने वाले हैं। ओके, तो कुल भारतीय दल में से कुल 49 सदस्य जाएंगे और कितने एथलीट उसमें कितने होंगे, 30, और बाकी के कौन रहेंगे, बाकी का उनका सपोर्ट स्टाफ रहेगा। वैश्विक भागीदारी क्या है? प्रतिभागी देश है 103, कुल एथलीट कितने हैं, 1500 से ज्यादा। स्पर्धाओं की संख्या कितनी है, 8 स्पर्धाएं इसमें होगी। बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की प्रतिभा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, शारीरिक विकलांगता वालों के लिए कौन सा होता है, पैरालंपिक होता है। यहाँ कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की प्रतिभा और जो लचीलापन है उसको प्रदर्शित करना, ये विशेष ओलंपिक का क्या है, उद्देश्य और महत्व है। याद रहे, कौन सी विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता। किस मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है उसने 5 कितने हैं, 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए? कौन सा मंत्रालय है जिसने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए? 1 2 3 4 5। तो याद रहे 5, ये मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। इनका कौन सा अभियान है? अभियान को याद रखना है, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। इसने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं कि सबसे अधिक स्वास्थ्य प्रतिज्ञा है। अब देखिए रिकॉर्ड में क्या है, एक सप्ताह में सबसे अधिक स्वास्थ्य प्रतिज्ञाएं। ओके, एक महीने में सबसे अधिक, महीने में सबसे अधिक स्वास्थ्य प्रतिज्ञाएं कितनी है? बाप रे बाप 1,38,92,976। यहाँ कितनी है? 60 लाख। इसका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इससे पहले चीन का जो रिकॉर्ड था, चीन के रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया। कुल स्वास्थ्य प्रतिज्ञाओं का विश्व रिकॉर्ड हुआ है, कुल स्वास्थ्य प्रतिज्ञाओं का विश्व रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड इतना था, कितना, 5,69,057 था, तो इन्होंने कितना, 1,38,00,000 कर लिए। ओके, सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम इन्होंने क्या किया है, एक रिकॉर्ड कौन सा है, और सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम 62,525 फोटो वाला, पिछला कितना था, सिर्फ 29,000 वाला था। सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एल्बम, इनका वीडियो एल्बम भी है सबसे बड़ा, 12,798 वीडियो है, पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 8,000 वीडियोस का था। तो ये सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 5, कितने, 1 2 3 4 और 5 क्या किए, इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। भारत ने 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में
किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की, ठीक है, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की, ऐसा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है। आपका समय शुरू होता है अब। यह है ऑप्शन ए बिम्स्टेक, दूसरा है बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत सहकारी संगठन, और तीसरा है आसियान, और चौथा पांचवा ऑप्शन तो आप खुद ही जानते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए सर, बिम्स्टेक है या बे ऑफ बंगाल वाला कार्यक्रम है या फिर आसियान है, सोचने में थोड़ा वक्त लग रहा है। ठीक है, सोच लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालना ना भूले। तो ये आपका समय होता है खत्म, और इसका आंसर आप अगर देख पा रहे होंगे तो बंगाल की खाड़ी अगर आपको याद आती तो श्रीलंका, माले और बांग्लादेश आपको याद आएंगे। तो बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम का अंतर सरकारी संगठन है, इस संगठन की अध्यक्षता बांग्लादेश से हासिल की है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा पावर ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ, कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये ऑप्शन ए बी सी डी ई ऑप्शन है। आपको 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। गूगल क्लाउड है, या फिर अमेजॉन वेब सर्विस है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपको लगता है तो आपका समय खत्म होता है अभी। और वो कंपनी कौन सी है? अमेज़न बेस्ड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? अमेज़न वेब सर्विसेज से टाटा पावर ने साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया? हमको क्या करना है? मंत्रालय बताना है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान कौन से मंत्रालय का ये पहल है, आपको बताना है। इसका आंसर कौन सा यह मंत्रालय हो सकता है? चलिए, कौन सा मंत्रालय? 15 सेकंड, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा दे देंगे क्योंकि लंबे लंबे ऑप्शन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, या फिर आयुष मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सर ये हमने तो अभी अभी पढ़ा है सर, हम कैसे भूल सकते हैं? ये वक्त खत्म हो जाने दीजिए, खत्म तो ऑलरेडी हो चुका है। 15 सेकंड से ज़्यादा आपको मिले हैं, थोड़ा सा सोचकर बताइए। यस, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर भी कमेंट करने हैं। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, और सही में इसका आंसर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने क्या किया है? ये देश का प्रकृति परीक्षण अभियान संचालित किया है। हाँ, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है, इस अभियान ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं, इसके लिए तो मैं 10 ही सेकंड देने वाला हूँ। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब, और अपना आंसर जो है, आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। और टाइम तो वैसे भी आपका खत्म हो चुका है, 10 सेकंड का टाइम खत्म। ठीक है, तो कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने प्राप्त किए हैं? इन्होंने प्राप्त किए हैं 5। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष बने हैं अमेरिका के, वो कितने बने हैं। मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, अगर मैं पता कि चलो देखते हैं तो कितना आपका जीके है। ओके, चलिए, ओके नेक्स्ट। थैंक यू। तो ये थे 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हमने आज का ये ज़बरदस्त, बहारदार, शानदार जो सेशन है इसको हमने समापित किया है। तो ऐसे ही मज़ेदार, शानदार और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करने वाली इन्फॉर्मेशन और पॉइंट्स के साथ मिलते हैं कल के लेक्चर में इसी वक्त 6 बजे एकदम सवेरे सवेरे, और इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा सेशन। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल